बलराम यानी के बालभद्र यानी के बलराम दाऊ कृष्ण के बड़े भाई, जो कि देवकी माता की 7वीं संतान थे और रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण 8वीं संतान थे और किन मुश्किल परिस्थितियों में वो कारागृह में पैदा हुए, ये तो आप सब जानते हैं। कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जीजा के ऊपर बहुत ही कठोर अन्याय किया था और कारागृह में बंद कर दिया था, सिर्फ इस डर से कि देवकी की संतान उनको मार देगी। किस तरह किन परिस्थितियों में कृष्ण भगवान पैदा हुए और कैसे वो यशोदा के यहाँ पहुंचाए गए, ये भी आप सब जानते हैं। बलराम और कृष्ण दोनों यशोदा के यहाँ पाले पोसे गए, बड़े हुए। कृष्ण बलराम से बहुत प्यार करते थे और दाऊ दाऊ कहते नहीं थकते थे, और दाऊ थे कि उन्हें चिढ़ाते रहते थे कि कभी बड़ा सांवरा है और कभी ये है वो है। तो कृष्ण उनके पीछे पीछे भागा करते थे और मां से शिकायत लगाते थे कि मैया मोहे दाऊ बहुत सतायो, दाऊ बहुत सतायो। ये दाऊ की भूमिका यानी बलराम यानी बलभद्र की भूमिका जिस शख्सियत ने निभाई है, आज उन्हीं से हम मिलेंगे और आपसे उनकी बात कराएंगे। बहुत ही शरीफ आदमी हैं, वर्दीधारी। मैं इसे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अब उनकी बारी है, यानी दाऊ की बारी है कि वो अपना परिचय स्वयं दे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं सागर सालुंके आपको एक बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत किस्सा बताने जा रहा हूँ। और देखिए, डेस्टिनी कैसी होती है इंसान की और ईश्वर कैसे कैसे उसको अपने डेस्टिनी को एक अंजाम देते हैं। हुआ ऐसे कि आई वॉज इन पुलिस फोर्स। ये उन दिनों की बात है, आई थिंक 1987। उस वक्त मैं DN नगर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर था और वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे, मनीष नगर में रहा करते थे, दिनेश आनंद। उनके भाई की शादी थी और शादी की पार्टी उन्होंने रखी थी उनके बिल्डिंग के टेरेस पर। तो मैं उस पार्टी में गया था। तो उन दिनों में गज़लों का बड़ा शौक़ था लोगों को, और मुझे भी गाना गाने का शौक़ और म्यूज़िक का शौक़ रहा, एक्टिंग करने का भी शौक़ रहा। कॉलेज के दिनों में मैं ड्रामाज में काम करता था। तो वहाँ पर मैंने एक गज़ल गाई थी, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। आप जिसके करीब होते हैं वो कितने खुश नसीब होते हैं। वाह! इत्तेफाक देखिए कि मैं भी उसी पार्टी में था और जिस पार्टी में ये शख्स गजल गा रहा था, मुझे अचानक अपनी ओर उसने आकर्षित कर लिया और मैं यकायक उसकी तरफ खिंचता हुआ चला गया। मनी मन ये सोचा कि जिस कलाकार की आवाज इतनी खूबसूरत है, शख्सियत इतनी खूबसूरत है, वो निश्चय ही कलाकार भी बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने आप को जाके वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया कि मैं सो एंड सो हूँ
और मैं BR फिल्म्स का प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ और कास्टिंग भी करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ऑफिस आइए और मिस्टर BR चोपड़ा और मिस्टर रवि चोपड़ा से मिलिए। शायद हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए कोई अच्छा सा कैरेक्टर मिल जाए। तो ये हंसे कहते हैं, ये छोड़िए भाई साहब, मैं एक पुलिसिया हूँ और मैं अच्छी वाली नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ज़रूर है आर्ट में मुझे। लेकिन आप सब बातें करते हैं, बातों का क्या, ठीक है, लेकिन नहीं साहब, मैं भी तो सरदार ठहरा। दूसरे दिन इनके पुलिस स्टेशन पहुंच गया, इनको उठाया और ले गया सीधा चोपड़ा साहब से मिलाने। वहाँ मैं चोपड़ा साहब से मिला और जब मैं वहाँ गया तो रवि चोपड़ा जी भी थे, राही मासूम रज़ा साहब बैठे हुए थे, पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, सतीश भटनागर जी थे, सब दिग्गज लोग बैठे हुए थे। मैं थोड़ा सहम गया था। तो चोपड़ा साहब ने बोला कि नहीं नहीं बैठिए, आप हिचकिचाइए नहीं, आप बैठिए। और फिर मेरे से बातचीत करने लगे और फिर गुफी जी से कहा उन्होंने कि इनकी स्क्रीन टेस्ट ले लीजिएगा। फिल्मालय स्टूडियो में चूंकि मैं स्क्रीन टेस्ट ले रहा था, ऑडिशंस ले रहा था सब लड़के लड़कियों का, तो इनको भी मैंने बुलाया। इनको बाकायदा डायलॉग्स दिए गए और उसके बाद जैसा कि मैं हमेशा करता था, हम लोग अपने बोर्ड मीटिंग करते थे और बोर्ड मीटिंग में हम जैसे मैं आगे करता था कि ये 3-4 चॉइस है इस कैरेक्टर के लिए, तो हम सब बैठे, तो हमें सबको लगा कि ये भीम के लिए अच्छी चॉइस रहेगी। कुछ दिनों बाद वापस फिर बुलाया और चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि आपने किसी से बताया तो नहीं कि आप क्या रोल कर रहे हो? मैं बोला नहीं सर, बताया तो नहीं अभी तक मैंने किसी से। बोले आप जो है भीम के लिए हमको एक महाकाय शरीर का इंसान चाहिए, एक्टर चाहिए, तो आप जो है अभी किसी से कुछ कहना मत, लेकिन आपको हम अच्छा रोल देंगे, आप अच्छे एक्टर हो, हम अच्छा रोल देंगे आपको। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैं गुब्बू जी से पूछता रहा कि सर क्या हुआ मेरा, मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी बातचीत चल रही है, सोच रहे हैं आपके लिए। और फिर एक दिन अचानक मुझे बुलाया गया, गुफी जी ने फ़ोन किया और जब मैं पहुंचा तो रवि जी फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस था। तो मैं वहाँ पर गया, तो जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो सामने रवि जी खड़े थे। मैंने नमस्ते किया तो रवि जी ने कहा कि आइए आइए बलराम जी आइए। और फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि कपड़ों का मेजरमेंट दीजिए आपका और कॉस्ट्यूम का, और कल तुम्हारी शूटिंग है। और दूसरे ही दिन संदीपनी आश्रम फिल्म सिटी में हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई। इस तरह से मैं बलराम बन गया और मेरा रोल बलराम के तहत महाभारत में शुरू हुआ। शिशुपाल, यदि तू अब भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ। आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। और हाँ, मुझे याद आता है एक क्लाइमेक्स का एक सीन था जहां पर के भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होता है और गदा युद्ध में भीम दुर्योधन को मार देते हैं और वो तड़पता है और उसकी जंघा पर वार किया जाता है कृष्ण के इशारे पे। और सीन ये था कि बलराम बहुत क्रुद्ध है भीम पे कि तुमने नियमों का पालन नहीं किया, जंघा पे नहीं मारना चाहिए था। आर्ग्यूमेंट होती है,
कृष्ण भगवान कैसे उन्हें कन्विंस करते हैं, वो सीन एक ही शॉट में लेना था और इतना बढ़िया दिया सागर ने कि सारी यूनिट जो है वो तालियां मारने लगी। लेकिन रवि चोपड़ा साहब का रिएक्शन कुछ अजीब सा था। वो देखते ही बनता था। वो आए अपनी वैन से निकलकर और सीधा आकर बोले कि ये तूने क्या किया। मैं थोड़ा सा डर गया। मैं बोला कुछ गलती हो गई अपने से, कुछ पता नहीं। एकदम से मैंने रवि जी से माफ़ी मांगी। मैंने बोला रवि जी सॉरी, मेरे से गलती हो गई हुई तो माफ़ करना, दोबारा करते हैं, ऐसा मैंने बोल रहा था। फिर बोल रहे थे क्या किया तूने, अरे क्या करता है सागर तू, और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया ऐसा करके मुझे गले लगाया। तो ऐसे काफ़ी किस्से हैं। और हम सब लोग, अर्जुन, भीम पाजी मतलब प्रवीण कुमार जी, पुनीत जी, ये सब हम लोग एक दूसरे के साथ इतना प्रेम से और इतने एक दूसरे की हंसी मजाक करते थे। मुकेश जी तो मैं तो क्या बताऊं, मुकेश जी जो भीष्म पितामह का रोल जिन्होंने अदा किया, पता नहीं ऐसे लगता था कि हमको खुद को ऐसा लगता था कि ये साक्षात भीष्म पितामह है। और गुफी जी जो रोल किए है, गुफी जी ने शकुनी मामा का, क्या बात है। मतलब महाभारत के सारे जो कैरेक्टर्स, जो चरित्र जिन्होंने निभाए हैं, वो कृष्ण ही लगे, शकुनी लगे, हर कैरेक्टर वो बिल्कुल वैसे ही लगा जो महाभारत में होंगे। इतनी परफेक्ट कास्टिंग गुफी जी ने की। और रवि जी ने, चोपड़ा साहब ने जो भी मतलब उन्होंने सिलेक्शन किया, हैंड्स ऑफ टू देम। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 100 फिल्मों में भी काम कर चुका होता तो भी इतना नाम ना होता, ना इतना सम्मान मिलता जो महाभारत में काम करने से मुझे मिला। कृष्ण और बलराम के जो दृश्य थे, उसके अंदर जो नोकझोंक दोनों की होती थी, कृष्ण और बलराम जी की, वो सीन्स, वो दृश्य जो है लोगों को ज़्यादा पसंद आए। और राही साहब ने महाभारत के जो डायलॉग्स लिखे हैं वो इतने डिग्निफाइड है और इतने अच्छे डायलॉग लिखे हैं, इतनी अच्छी हिंदी। क्योंकि इतने अच्छे डायलॉग और ऐसी इतनी अच्छी हिंदी में जो भाषा उन्होंने यूज़ की है, वैसे आज तक किसी भी एपिक में ऐसी भाषा और ऐसे डायलॉग्स लिखे नहीं गए। और मज़ा आता था। 2 साल तक हम सब लोग साथ में काम करते थे। रवि जी इतने प्यार से काम लेते थे कि मैं क्या बताऊं। सेट पर ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मैं क्या बोलूं। एक सीन था जहां मैं सुबह, बलराम जी जो है वो व्यायाम करते रहते हैं, डिप्स मारते हैं। मैं ओपन बॉडी, नीचे धोती, ओपन बॉडी में मैं डिप्स मार रहा हूँ और अर्जुन मेरे पास आकर के जाता है, प्रणाम करता है। मैं पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो तो कहता है कि मैं आखेट पे जा रहा हूँ। वो जो सीन था उसमें मुझे डिप्स कंटिन्यू मारना था और जाने के बाद में भी मारना था और चेहरे पर स्माइल रखना था। तो वो सीन जब हुआ तो मैं डिप्स मारने शुरू कर दिए और अर्जुन आया, डायलॉग्स हुए, उसके बाद में वो आगे निकला। मैं डिप्स, क्योंकि रवि जी ने कट बोला ही नहीं तो मैं डिप्स मारता रहा। बाद में ज़ोर से ठहाका लगा सेट पर, सब हंसने लगे। तब जाके मुझे पता चला कि मतलब इन्होंने जानबूझ के ये ऐसा किया है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात थे।
चोपड़ा साहब ने महाभारत के पहले बहादुर शाह जफर सीरियल शुरू की। तो उसके अंदर जो है वहाँ पर भी गुफी जी ने ही मेरा रिकमेंडेशन किया चोपड़ा साहब को और राही मासूम रज़ा साहब को कि झांसी के रानी का सिपे सलार गौस मोहम्मद ये रोल सागर सालुंके अच्छा करेगा। तो राही साहब कहने लगे, ये बात मुझे गुफी जी ने बताई क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ पर नहीं था। गुफी जी ने बताया कि राही साहब कह रहे थे कि वो सागर सालुंके जो है वो बंदा उमर शरीफ के गेटअप में तो बड़ा अच्छा लगेगा, वो उर्दू बोल पाएगा। तो गुफी जी ने रिस्क लिया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो बोलेगा, अच्छी बोलेगा और मैं कर लूँगा। तो गुफी जी, मैं उन दिनों में सांता हाउस पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस क्वार्टर्स में रहा करता था गोल्डन बंगलो में। तो गुफी जी मेरे पास आए, मुझे फ़ोन करके मेरे पास आए, मुझे बोले कि यार तुम्हारी शूटिंग है 2 दिन के बाद और मैंने हौस खान के लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। तो उन्होंने कुछ डायलॉग्स लिख के लाए थे और मुझे कहने लगे कि ये तो बोल के दिखा, तेरी उर्दू कैसे है, अल्फाज कैसे, तलफ़ुज़ कैसे है, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने पढ़ा, 1-2 जगह पर उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि यहाँ पर इस तरह से बोला जाए। मैं बोला ठीक है। और 2 दिन के बाद मेरी शूटिंग फिल्म सिटी में, मैं इतना भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे दादा मुनि अशोक कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला और पहला ही शॉट उनके साथ में मेरा पहला एज एन एक्टर उनके साथ मेरा शॉट हुआ। इसलिए आपसे शीश लेने आ गया हूं। आलम बना गौस मोहम्मद, जिले से पानी। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? जी नहीं आलम बना। पता है तुम्हें, कंपनी के मेट काफ ने हमें आने की इजाजत नहीं दी। इजाजत इसलिए जरूरी है आलम पना कि इससे पहले कि ये कंपनी सौदागरों की एक टोली हिंदुस्तान की अजमत और सरबुलंदी को निगल जाए, हमें कुछ करना चाहिए। क्या करें सिपह सालार गौस मोहम्मद, क्या करें? लड़े आलम पना और लड़कर जीत जाए। हाँ, शॉट हुआ क्योंकि रिहर्सल में ही, जब मैंने रिहर्सल की तो मुझे दादा मुनि जी ने गले लगाया, बोले बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑल द बेस्ट। उसके बाद में फिर महाभारत शुरू हुई। महाभारत में मैंने बलराम का रोल किया। उसके बाद फिर सौदा सीरियल थी, सौदा में मैंने क्रांतिकारी का रोल किया, यादव करके मेरा नाम था उसमें। और मैं गुफी और ऋषभ शुक्ला, ऐसे हम सब लोग थे। और फिर तो सिलसिला चलता रहा। चोपड़ा साहब मुझे उनके हर प्रोजेक्ट में, उनके हर सीरियल में बुलाया करते थे। उसके बाद में फिर मैंने औरत में काम किया उनके साथ। औरत फिल्म में मैंने सीरियल में काम किया। उसके बाद कल की आवाज़ फिल्म थी, उसमें मैंने टेररिस्ट का रोल किया। मैं आदरणीय पापा जी को, चोपड़ा साहब को और रवि चोपड़ा साहब को हमेशा मिस करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग अभी इंडस्ट्री में नहीं हैं, बहुत कम होंगे। क्योंकि इन्होंने अपना काम, चाहे वो फिल्म हो, सीरियल हो, एक पूजा समझ के काम किया और कलाकारों के साथ इतना प्रेम दिया और प्रेम से काम लिया।
गुफी जी, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। आपको तहे दिल से मैं प्यार करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच गुफी जी, थैंक यू। सुना किस तरह के खूबसूरत इंसान है ये मेरा छोटा अजीज, बहुत ही प्यारा सागर सलुंके, जिसके साथ हमने बहुत सा काम किया है। बड़ा ही नेक आदमी है। ये पुलिस में रहने के बावजूद बहुत ही अच्छा और ईमानदार सज्जन पुरुष है। मतलब जहां जहां इन्होंने काम किया है वही वही इनको रिस्पेक्ट मिली है, इज्जत मिली है। चाहे वो सोसाइटी से ले लो या बड़े बड़े ऑटो से ले लो, किसी तरह की भी, हमेशा इन्होंने रिस्पेक्ट अर्जित की है। और मुझे तो वैसे भी वर्दी से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं भी एक्स फौजी होने के नाते वर्दी से बेहद प्यार करता हूं, इज्जत करता हूं, सलाम करता हूं। हमारे महाभारत की यूनिट में 3 लोग ऐसे थे जो वर्दीधारी थे, जैसे कि परवीन पाजी, वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे। सागर सलुंके, जिनसे अभी आपने भेंट की है, ये कमिश्नर थे। मैं इनके ऑफिस में जा चुका हूं, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में। क्या इज्जत, ब्यूटीफुल। मैं 1-2 बार जब इनके घर भी गया तो इनकी आई से मिला। आई मतलब मम्मी। वो मुझे देख देख के बार बार कहती थी, बेटा मेरे बेटे की शादी करवा दो। तो अब मैंने काफी कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारे महाभारतियों में से कुछ महाभारती ऐसे हैं जो आज तक कुंवारे हैं। मेरी आपसे विनती है कि अगर सागर सोलंके के लायक अगर कोई भी कन्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं फौरन उसका ब्याह करवा दूंगा। ये थी हमारी एक और शख्सियत। अभी बलराम दाऊ तो आ गए हैं, लेकिन जस्ट वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको हम दर्शन कराने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण से, जिनको देखने के लिए आप सब लालायित हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोविड का इंजेक्शन ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है। अपने आप को सेफ रखिए, परिवार वालों को सेफ रखिए, बाहर मत जाइए अगर जरूरत नहीं है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।